अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत ही स्कोरिंग, मतलब ये फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं। क्यों? क्या यूज होगा? जर्नल और लेजर, जर्नल और लेजर ओनली। जर्नल एंट्रीज पास करनी आनी चाहिए माइंड में, क्योंकि आपको डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाना है। किसका? एसेट अकाउंट। कोई भी लेजर अकाउंट बनाना हो तो बिना जर्नल एंट्री आए बनाया जा सकता है? नो सर। नो। बट यहाँ पे क्या बड़ी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होंगी एसेट से रिलेटेड। एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई क्या सकती हैं? आपने एसेट खरीदा, एसेट यूज करने की कोई जर्नल एंट्री होती है? नो सर। नो। एसेट खरीदा, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। तो एसेट खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पहली, व्हेन एसेट इज परचेज्ड, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक होता है। यहाँ पे इस चैप्टर में हम सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करेंगे, ध्यान रखेंगे। जर्नल में अपने रूल्स वही रहेंगे, जब तक चेक मेंशन नहीं है कैश, अदरवाइज बैंक अगर चेक मेंशन्ड है। यहाँ पे आप जितने भी एसेट्स परचेज करेंगे बैंक के थ्रू करेंगे। कोई डाउट? नो सर। तो पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मशीन खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कुछ भी, प्लांट एंड मशीनरी। अब और क्या क्या हो सकता है एसेट के साथ? आपने एसेट खरीदा, और जब आप एसेट यूज कर रहे हो तो यूजेज की तो कोई एंट्री नहीं है। एसेट परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। बट हर साल यूज हो रहा है, उसका कुछ पोर्शन हर पीरियड का एक्सपेंस माना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री क्या होती है रिधिमा? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हम पेमेंट करते हैं, इज इट अ कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन? नो सर, सॉरी, मशीनरी अकाउंट, सॉरी सर, मशीनरी और एसेट। प्लीज say the entry again. Sir, depreciation to asset, fixed asset account. Good, correct. Depreciation is a non-cash expense. वो कोई cash payment थोड़ी ना होती है। Depreciation की entry है depreciation account debited to asset account. तो चलो, पहली entry हमने क्या सीखी? Asset account debited to bank account. Asset debit क्यों हो रहा है? आपके assets increase हो रहे हैं। बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका एक एसेट कम हो रहा है। ये एंट्री हमें पहले से आती थी या इस चैप्टर ने हमें सिखाई? पहले से आती थी। पहले से आती थी। फिर हमने देखा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट, तो इसकी एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ? आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। एसेट क्रेडिट क्यों हुआ? एसेट की वैल्यू गिरी, एसेट्स कम हो गए। Depreciation is a non-cash expense. It is a non-cash expense. Charge क्यों कर रहे हैं फिर? So that the assets can be shown at a true and fair value. उस पीरियड का एक्सपेंस मानेंगे डेप्रिसिएशन को, तो जो प्रॉफिट से लॉस है वो भी ट्रू पिक्चर शो करेंगे हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि उस पीरियड का एक्सपेंस कुछ माना गया। अदरवाइज तो आप एसेट्स में दिखा दोगे उस पीरियड का तो कुछ एक्सपेंस ही नहीं हुआ। एसेट परचेज, फिर जैसे जैसे आप एसेट यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो क्लियर है, डेप्रिसिएशन चार्ज कब होती है? ध्यान से देखना, कोई बता सकता है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कब पास होती होगी? ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा। ओके, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। पृथ्वी आप कुछ कह रहे थे? यस सर, ईयर एंड ही कह रहा था। गुड। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग कहते हैं उसको एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर, अगर आपका अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च तो 31 मार्च, अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 दिसंबर। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग।
क्लोजिंग ऑफ बुक्स। कोई डाउट? No. और दूसरा, at the time of sale of an asset, if it is sold during the year, अगर साल के बीच में कभी आप एसेट बेच रहे हो कि फॉर एग्जांपल आपने 4 महीने यूज किया, 6 महीने यूज किया और साल के बीच में एसेट बेच दिया, अब कुछ पीरियड तो यूज करा है आपने, यस और नो? Yes, sir. और नॉर्मल सिनेरियो में तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर तो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अगर आप साल के बीच में बेच रहे हो तो जितना पीरियड आपने यूज करा उतनी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर हम एसेट नहीं बेच रहे, कब होती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट? एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर आपने एसेट बेचा तो उस टाइम पे भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर उस टाइम पे कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो एसेट बचा ही नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी, इसमें कोई डाउट? No, sir. ओके, सर एक डाउट है सर। एक सेकेंड बोलो अनंत, कुछ डाउट पूछ रहे थे आप? यस सर। सर अगर हमने एसेट अगर बेचा लेकिन उसकी वैल्यू डेप्रिशिएटेड वैल्यू से कम होगी तो सर कैसे रिकॉर्ड करें? सेल का मेरे को अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी मैंने आपको 2 ट्रांजैक्शन डिस्कस करी हैं, एसेट परचेज, एसेट टू बैंक, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन टू एसेट। नेक्स्ट में पहले आपको एंट्री एक्सप्लेन करूंगा सेल की, फिर पूछना दोबारा अगर Okay, पता sir. होगा। ठीक यस। है, तो एक तो मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, दूसरा डेप्रिसिएशन कब कब कैलकुलेट होगी, एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, और अगर साल के बीच में बेचना है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर तो उस टाइम पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि अगर एसेट है 50 लाख का, डेप्रिसिएशन है 10%, तो 50 लाख इंटू 10/100। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो जर्नल में जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी हमें पता ही है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे हो रही है, यस और नो? यस सर। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इंटू m/12। m का मतलब क्या है यहाँ पे? वेयर m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मंथ्स for which the asset was used during the year. Number of months for which the asset was used during the year. अगर आपने उस साल asset 3 months के लिए यूज करा है तो 3/12, 6 months के लिए यूज करा है तो 6/12, 9 months के लिए यूज करा है तो 9/12, पूरे साल के लिए यूज करा है तो 12/12 is 1। तो हम डायरेक्टली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम पीरियड तो 1 ही है। कोई डाउट? नो सर। एक चीज पूछने की, अगर मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है वो कंपनी डिसाइड कैसे करेगी कि किस रेट पे डेप्रिशिएट वो करना है? कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ने ना रेट्स पहले से ही प्रिस्क्राइब कर रखे हैं कि मशीन का 15%, बिल्डिंग का 10%, कंप्यूटर्स का 60%। वो हमें इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट ने रेट्स ऑलरेडी बता रखे हैं, किस एसेट का रेट हमें क्या चार्ज करना है। वो नहीं बताएंगे लोग, फिर अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रेट्स चार्ज करेंगे, तो वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर। तो रेट्स हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं। क्वेश्चन में भी Okay, गिवन sir. होंगे, क्वेश्चन में भी गिवन होंगे, रियल लाइफ में भी रेट्स गिवन होते हैं। ओके, Yes, sir. ठीक। तो क्या क्या हो सकता है एसेट के साथ? आपने एसेट खरीदा, फिर जब जब आप एसेट यूज कर रहे थे तो वो डेप्रिशिएट हो रहा था तो एसेट डेप्रिशिएट हुआ। और क्या हो सकता है एसेट के साथ? कि आपने एसेट को सेल कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार चीज क्या होने वाली है? थर्ड ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ द एसेट। एसेट बेच रहे हैं, गुड्स नहीं। तो गुड्स में क्या होता है? गुड्स में तो सेलिंग प्राइस से एंट्री पास हो जाती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड होता है। लेकिन जब आप एसेट बेच रहे हो तो 2 चीजों को कंपेयर करना है हमने, 2 चीजों को कंपेयर करना है, एक सेल वैल्यू और एक बुक वैल्यू। 2 चीजों को कंपेयर करेंगे, एक सेल वैल्यू और एक बुक वैल्यू। सेल वैल्यू क्या होता है?
the value at which the asset is being sold, the value at which the asset is being sold, sale value. Asset was sold for 5,000, 45,000, whatever. Sale value is the price at which the asset is being sold. दूसरी चीज क्या होती है? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होने वाली है, बट हम पहले भी सुन चुके हैं. बुक वैल्यू, वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कैसे कैलकुलेट होती है? आपने कितने का खरीदा था एसेट को और आज तक उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है. परचेज प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट. आपने एसेट खरीदा था 50 लाख का, आज तक उस पर 15 लाख की डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो बुक वैल्यू क्या आ रही होगी? 35 lakhs. मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू और कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू क्लियर है? यस सर. सेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि कितने का हम एसेट बेच रहे हैं, वो हम थोड़ी ना कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो वो बताएंगे कितने का बेचा है. बुक वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ध्यान से देखना, जब हम एसेट बेच रहे हैं तो तीन सिचुएशन हो सकती है. या तो एसेट आपने पार पे बेचा, पार का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, कि बुक वैल्यू 30 लाख थी, आपने 30 लाख का ही बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो एसेट परचेज करा था तो एसेट टू बैंक, एसेट सेल करा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट. अब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक कितने, एसेट आपके बढ़ रहे हैं, कितने से डेबिट होगा? सेल वैल्यू, जितने पैसे आए आपके पास. और एसेट अकाउंट हमेशा कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, बट किससे? बुक वैल्यू से. आपने जितने का बुक वैल्यू है उतने से आपका एसेट रिड्यूस हो गया. तो अगर आपने 30 लाख का एसेट 30 लाख में बेचा तो बैंक बैलेंस 30 लाख से बढ़ जाएगा और आपका एसेट 30 लाख से कम हो जाएगा. सेल ऑफ द एसेट, केस 1, व्हेन द एसेट इज सोल्ड एट पार. किसी को कोई भी डाउट? नो सर. केस 2, एसेट इज बीइंग सोल्ड एट अ प्रॉफिट. आपने एसेट को प्रॉफिट पे बेचा, 30 लाख का एसेट था, 35 लाख का बेचा. पैसे कितने मिलेंगे? 30 लाख या 35 लाख? 35. 35 लाख. आपका एसेट कितने से कम होगा? 30 लाख या 35 लाख? 30 लाख. वेरी गुड. तो इसमें एग्जांपल हमने क्या ले रखा है? बुक वैल्यू 50,000 है, सेल वैल्यू 60,000 है. तो अगर 50,000 का एसेट 60,000 में बेचा तो पैसे कितने आएंगे? 50,000 या 60,000? 60,000. एसेट कितने से कम होगा? 50,000 या 60,000? 50,000. 50,000. तो जो 10,000 है वो आपका प्रॉफिट है, वो आप सेपरेटली शो करते हो. कहां चला जाता है वो? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ध्यान से देखना, अगर कंपनीज होंगी तो हम लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप क्या बनाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कंपनीज उसी चीज के लिए इनकम स्टेटमेंट जो बनाती हैं उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड. बैंक में हमेशा ध्यान रखना सेल वैल्यू आएगी. एसेट अकाउंट क्रेडिटेड, एसेट हमेशा बुक वैल्यू से कम होगा. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है. वैसे बैंक डेबिट क्यों हुआ? आपका एसेट बढ़ा. एसेट फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? आपका एसेट कम हुआ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है. अब ध्यान से देखना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पता होना चाहिए टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये कब? इन केस ऑफ कंपनीज. तो अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कंपनीज पे, जैसे एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, कुछ भी कंपनी का नाम दे रखा है उसके आगे लिमिटेड है तो वो लिमिटेड कंपनी हो गई. तो आप जब भी प्रॉफिट दिखाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अकाउंट का नाम यूज करेंगे स्टेटमेंट का. अगर लिखा है ए परचेज्ड, सोल प्रोप्राइटर का नाम दे रखा है या पार्टनरशिप, ऐसा कुछ लिखा है जिसमें पता चल रहा है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करना. बेटर प्रेजेंटेशन है, ध्यान रखेंगे. कुछ पता नहीं चल रहा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू करते हैं. कोई डाउट? एंट्री क्लियर है सबको? यस सर.
तो अगर एसेट प्रॉफिट पे बेच रहे थे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस पे बेचेंगे तो क्या सिचुएशन है, 50,000 का एसेट, सेल वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। 50,000 का एसेट आपने 40,000 में बेच दिया, आपको पैसे कितने मिलेंगे, 40,000। बैंक अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड विद द सेल वैल्यू, एसेट अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द बुक वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बताया आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि लॉस हुआ है आपका तो वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों हुआ, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, लॉस हुआ है इसीलिए P&L अकाउंट डेबिट कर दिया। यही जर्नल एंट्रीज हैं, ये पता होंगी आप इजीली एसेट अकाउंट बना पाएंगे। एसेट के साथ सिर्फ 3 चीजें हो सकती हैं, हमने एसेट खरीदा, एसेट यूज करा तो ड्यूरिंग द यूजेज वो एसेट डेप्रिशिएट हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, और तीसरी क्या हो सकती है, हमने एसेट को सेल करा, हमने एसेट को सेल करा तो सेल की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। एंट्रीज रीड करेंगे, मैं आपको अब इसको लेजर अकाउंट में कैसे दिखाना है वो करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए।